Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we will discuss about the question paper of BSc third semester of Hemwati Nandan Bahuguna University 2021 examination. BSc थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें इस बार थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा है, बाकी तो बैलेंस है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नॉर्मल हैं, बाकी ऑन एन एवरेज गुड पेपर है। तो आज हम उसी को देखते हैं किस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर वन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन, इसमें चार ऑप्शन दिए थे, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, साइज एंड ऑल ऑफ द अबव, ये चार ऑप्शन थे। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी होता है, ये क्या चीज है? व्हाट द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज अ टिपिकल लिमिट कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो सॉल्युबिलिटी होता है बेसिकली। तो सॉल्युबिलिटी जब मतलब घुलना किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो जैसे कि हम सिंपल देखते हैं, कोल्ड वाटर में भाई अगर शुगर को ऐड करते हैं थोड़ा देर से घुलती है और हॉट वाटर में बहुत जल्दी घुल जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन माने क्या हुआ? जो बी ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में है टेम्परेचर, बी ऑप्शन में क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन इज द क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपने डिजॉल्व किया है किसी एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में सॉल्वेंट के, वो आपकी कंसंट्रेशन कहलाती है। तो भाई वो तो आपका क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी। ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे ज़्यादा घुलेगा, कम डालेंगे तो कम डिजॉल्व होगा। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी जो है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन से भी डिपेंड करती है। अब बात सी ऑप्शन है, साइज। तो जो साइज है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की यहाँ बात करी गई है। तो जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे अगर हम सॉलिड शुगर अब किसी ग्लास में हम वाटर में ऐड करते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हम पिसी हुई यानी कि अगर हम उसको बारीक कर दें, उसको छोटे पार्टिकल्स में कर दें, उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। तो यानी साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया है? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो तीनों की तीनों उसमें दी हुई हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ए ऑप्शन में दे रखा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला तो आपने पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। बाइनरी मिक्सचर में आप फार्मूला देखते हैं, x इक्वल्स टू N2/N1 प्लस N2। ये अगर सॉल्यूट का निकालना हो तो ये मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? ये कंसंट्रेशन ही होती है। इट इज़ अ कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, किसी की भी आप निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को कंसंट्रेशन कहते हैं। कैसे कह सकते हैं? मोल फ्रैक्शन इज अ कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन? फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन। फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन मीन्स कैसे जी? आप कहते हैं कि अगर सॉल्यूशन 1 मोल है, इफ सपोज सॉल्यूशन कितना है? 1 मोल। ये अज्यूम किया है पूरा सॉल्यूशन अगर 1 मोल है तो उस 1 मोल के रिस्पेक्ट में कोई सॉल्यूट कितना है। ठीक है। तो वो उसका जो फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन आपको बता रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसका मतलब है क्या हो गया? ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? सेकंड, बी ऑप्शन क्या दे रखा था? बी ऑप्शन दे रखा था मोलैरिटी।
जो इसमें बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन क्या दे रखा है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो सब लोग जानते हैं कैपिटल एम से डेजिग्नेट किया जाता है। तो मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये मोलैरिटी तो कंसंट्रेशन बता ही रही है क्योंकि सोल्यूट कितना मौजूद है। मोलैरिटी भी आपका यही होता है, स्मॉल m क्या होता है सी ऑप्शन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है ना, पर केजी में कितना है। तो यानी कि तीनों हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कंसंट्रेशन सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं तीनों इसके करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो हम किसको टिक करेंगे, डी को। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में आया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। फॉर 100 ml aqueous 10% NaOH solution, the NaOH contains एटॉमिक वेट किसका दिया हुआ है, Na और Cl का 23 एंड 35.5 जो क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन। और दूसरा अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़े, 100 ml aqueous solution, ठीक है, फिर 10% NaOH solution, the NaOH contain, क्या 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 कुछ मतलब नहीं समझ में आया। तो मेरे हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें अगर जिस बच्चे ने इसके चारों में से कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा मेरे ख्याल से उसका ठीक आना चाहिए। 10% एक्वा सोल्यूशन हम इसको कई मायने में कह सकते हैं कि 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ml। तो अगर अमाउंट NaOH की बात करें तो इसमें ऑप्शन 10 ग्राम ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट बनता है, ठीक है ना, कि भाई अगर 10% सोल्यूशन है, 10% सोल्यूशन इसका मतलब है 10 ग्राम आपका क्या है 100 ml एक्वा सोल्यूशन में है मौजूद आपका NaOH। तो इसके हिसाब से तो आप ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। अब अगर 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि 1 मोल का आपका वेट इसका क्या, ये तो NaCl है, ठीक है ना। अगर NaOH देखते हैं तो क्या होता है 23 + 16 + 1, ठीक है ना। तो हम इसकी मदद से कायदे में NaOH इसमें आंसर जो ऑप्शन में वो ऊपर क्वेश्चन में दिया है सोडियम और क्लोराइड की अमाउंट दिया है, ये मिस प्रिंटिंग मान सकते हैं। NaOH आपको निकालना आना चाहिए, सब बच्चे के लिए बड़ा इजी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया 24 + 16, ये आपका आ गया 40 ग्राम, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 40 ग्राम। 40 ग्राम के हिसाब से भी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई इस तरह की मदद इसमें नहीं है क्वेश्चन में। तो ये आपका 10 ग्राम इसका ऑप्शन होना चाहिए जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पर फिर भी ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें NaCl का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क जाता है। इसमें जो बच्चा जिस भी तरह का ऑप्शन देगा, ठीक है, जिस भी उसको क्वेश्चन को टिक करेगा उसके हिसाब से उसको करेक्ट ऑप्शन आंसर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ क्वेश्चन 3 को, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ा क्लियरली दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर की डेफिनेशन, कॉलीगेटेड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इन्होंने लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूं, द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ऑन अ सोल्यूशन एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड कॉलीगेटेड प्रॉपर्टी। कॉलीगेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 - PS डिवाइडेड बाई P0,
ठीक है ना। तो ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है आपका बी, इसका करेक्ट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो गया है बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे ऑर्गेनिक के कई क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये मैंने फार्मूले की फॉर्म में इक्वेशन दी है क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था, तो मैं उसको डायग्राम बना देता हूँ। मतलब किस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके से था, जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था, आप इससे समझ जाएंगे। तो ये CH3 CH2 CO और OH यानी कि एसिड, जैसे मैंने फार्मूले में लिख दिया CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। और इसमें एरो के ऊपर केवल लिख दिया था PBr3। ये इस तरीके से क्वेश्चन आया और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है ना। तो इनमें 4 ऑप्शन में जो इसके 4 ऑप्शन थे, मैं चारों ऑप्शन भी लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ जिससे कि आपको अंदाज हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर अभी प्रेजेंट में नहीं है वो इस चीज़ को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर एक में जो बी ऑप्शन था उसमें यहाँ पर जो OH है वो उसको हटा दिया है, डायरेक्ट इसमें Br का जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे C, ये यहाँ पे Br लगा दिया है और ये OH ऐसे रहने दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो अब पहले हम देख लेते हैं या इस जिस तरह से क्वेश्चन दिया है ये क्या अपने आप में पूरी तरीके से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानूंगा। टफ किस लिए? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ा सा बीच का पोर्शन दे दिया है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा HVZ रिएक्शन, HVZ क्या होता है? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्लास 12th में भी बहुत पूछी जाती है, कंपटीशन में भी आती है, BSc में भी हमारे कई बार पूछी जाती है, जैम के पेपर में भी आती है। अब क्वेश्चन ये दिया था, इसमें से 4 ऑप्शंस पूछे हुए थे। हम इसकी क्वेश्चन इसके देखिए प्रोडक्ट भी देख लेते हैं और जो हमारा बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। देखिए आंसर तो इसका ए है, ये आया कैसे जरा इसको देखते हैं। तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन का मैं पूरा मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ किस तरीके से है, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है। देखिए क्वेश्चन ये था, यहाँ पर PBr3 एक्चुअल इसको किस तरीके से दिया जाता है किताब में, जो किताब में आपको मिलेगी वो ये रिएक्शन मिलेगी, प्लस फास्फोरस एंड ब्रोमीन। ये इस तरीके से लिखी हुई रिएक्शन मिलती है, यानी कि यहाँ पर फास्फोरस तो पहले ब्रोमीन की रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। 2 फास्फोरस प्लस 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल आपको क्या बनाते हैं? ये आपको PBr3 देते हैं। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि आगे हमें एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन की और आवश्यकता पड़ेगी, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास अब रिएजेंट आपका आ गया है, PBr3 आपका ट्राइब्रोमोफॉस्फोरस आपके पास है। अब ये कैसे रिएक्शन करता है हम इसको पूरी तरीके से देखते हैं। जो आपका एसिड होता है, ठीक है ना, और PBr3 कैसे होता है? लुईस एसिड की तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के एम्प्टी p ऑर्बिटल में क्या करता है? अपने लोन पेयर को अटैक कराता है, जिसकी वजह से एक ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि निकलेंगे दोनों, ठीक है। और जब ये इसको देगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या निकलता है? हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकलता है। इधर ऑक्सीजन अपना पूरा का पूरा यहाँ से डबल बॉन्ड लेके जब निकलता है, ठीक है ना, और ये इसको डोनेट करेगा, और इधर से कार्बन भी इसको क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए साइमल्टेनियसली है, ये एक साथ रिएक्शन होती है। यहाँ से एक ब्रोमीन और निकलता है Br नेगेटिव की फॉर्म में, 2 ब्रोमीन Br नेगेटिव की फॉर्म में निकलते हैं। एक ब्रोमीन जाता है हाइड्रोजन के पास, H पॉजिटिव के पास, ठीक है। एक ब्रोमीन जो Br नेगेटिव होगा वो इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है ना। एक आप इसको मान सकते हैं, एक ब्रोमीन ये जा रहा है कार्बन के पास,
एक ब्रोमीन जा रहा है हाइड्रोजन के पास और ये ऑक्सीजन जा रहा है फास्फोरस के पास। तो आपके पास कुल यहाँ पे 3 प्रोडक्ट जनरेट हो जाते हैं। कौन कौन से, मैं नीचे लिख देता हूँ, RCH2COBr। ये क्या बन गया, एसिड हैलाइड, ठीक है ना। एसिड हैलाइड मतलब यहाँ पर एसिड ब्रोमाइड आपका जनरेट हो गया। और साथ में आपके क्या बन रहे हैं, देखिए एक तो बन गया HBr और एक बन गया POBr, ठीक है। तो ये 3 आपके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में आपके 3 प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। अब जो ये आपका एल्काइल ब्रोमाइड है, ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म करता है। ये कीटो ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ब्रोमीन ना, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों इम्पैक्ट करके हाइड्रोजन पे क्या होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आसानी से डीलोकलाइज हो जाता है। यानी कि जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप 2 इसमें RCH, ये हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ पूरा, ये ऑक्सीजन इसको कैप्चर करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ये इधर, और ये डीलोकलाइजेशन इस तरीके से होगा। ये पाई बॉन्ड ऊपर, ऑक्सीजन अपना इसको हाइड्रोजन को देगा अपना, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, टॉटोमेराइजेशन का साइन बना देंगे, साइन ऑफ इक्विलिब्रिया R, और ये क्या हो गया है CH डबल बॉन्ड COH और Br। ये इनोल फॉर्म बन गई है। ये क्या फॉर्म आ गई है, ये इनोल फॉर्म आ गई है, ये कीटो फॉर्म थी, ठीक है ना। तो ये एसिड हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोल में। अब ये इनोल फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म किस पे फर्दर रिएक्ट करती है, जो इनोल फॉर्म है वो एक फ्रेश Br2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे स्टेप 3 में आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये H, ये Br और एक Br2 आएगा। अब इस पे किस तरीके से अटैक होगा, जरा गौर करिएगा। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से इसमें रिएक्शन आ रही है। तो जो आपका देखिए ये आपका क्या है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या कैसे बिहेव करता है, जैसे आपका यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर करता है, तो ये इस पे कार्बन पे क्या आ जाता है, ये पाई बॉन्ड वापस कार्बन पे जाएगा। कार्बन, ये कार्बन आयन बेसिक कार्बन पे निगेटिव चार्ज इस ब्रोमीन पे अटैक करता है, क्योंकि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है 2 तरीके से टूटता है, एक Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन, एक ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, जब ऑक्सीजन अपना यहाँ से देगा, ये हाइड्रोजन किसको देके जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, और ये ब्रोमीन निगेटिव इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो रीअरेंजमेंट होगा, किस तरीके, इसमें क्या चेंज आएगा, देखिए CH के साथ क्या आ गया Br और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Br और साथ में HBr जनरेट हो गया, ठीक है। HBr क्या है, जनरेट हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, अल्फा ब्रोमो एसिड हैलाइड। यहाँ पे ये क्या जनरेट हो गया है, अल्फा ब्रोमो एसिड ब्रोमाइड कह सकते हैं, ब्रोमाइड एसिड हैलाइड है, एसिड का डेरिवेटिव है ब्रोमाइड में। तो अल्फा ब्रोमो है ये, अल्फा ब्रोमो सॉरी अल्फा ब्रोमो डेरिवेटिव। अब अल्फा ब्रोमो जो डेरिवेटिव आपका जनरेट हुआ है, ये क्या काम करता है, जो फ्रेश मॉलिक्यूल आपके पास एक एसिड है, 4th स्टेप RCH Br, C डबल बॉन्ड Br, और यहाँ पर ये फ्रेश मॉलिक्यूल RCH2 COOH। यहाँ से ये क्या करेगा, बल्कि आप आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ से वापस इसमें रीअरेंजमेंट होकर हाइड्रोजन यहाँ से स्विच करेगा। अब बेसिकली मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये Br यहाँ से निकल जाएगा और ये OH यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या होता है, ये RCHBr COOH अल्फा ब्रोमो एसिड, और साथ में क्या जनरेट हो गया, RCH2 COBr अल्फा ब्रोमो सॉरी जो आपका एसिड हैलाइड, यानी कि एसिड ब्रोमाइड भी एक मॉलिक्यूल बन रहे, और जो मेन आपका था वो कोर किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्फा ब्रोमो एसिड। तो इसके हिसाब से मैंने आपसे क्या कहा था, ऑप्शन ए जो हमारा है, ऑप्शन ए में क्या गिवन था, CH3 Br
और ये OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका मैकेनिज्म भी सीख लिया HVZ रिएक्शन का, क्योंकि आज ऑप्शन आया है। कल को जब ये कोरोना पीरियड फेज़ खत्म हो जाएगा, जब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आएंगे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन की इसकी मैकेनिज्म जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। ये अगली बार अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी आता है तो इसमें पूछ सकते हैं कि जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है, या इसका इंटरमीडिएट क्या क्या बीच में जनरेट हो रही हैं, कि कौन क्या मैकेनिज्म है। तो जो मैंने आपको डिटेल समझाया है, इससे आप मैकेनिज्म भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, टोटो इसमें इनोल फॉर्म क्या काम करती है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने कीटो इनोल टॉटोमरिज्म के साथ मतलब पूरा इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दिया। HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में से आया। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कुछ इस तरीके से दी हुई थी, जो एग्जाम में दी हुई थी, जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है। क्वेश्चन पेपर में गिवन है प्लस ये एस्टर है, ठीक है ना, अल्फा ब्रोमो एस्टर, और ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से नेम रिएक्शंस, लगातार नेम रिएक्शंस इन्होंने पूछी हैं इस पेपर में, लगातार नेम रिएक्शंस पूछी हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है, देखो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। कीटोन, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स, या इसमें कीटोन है तो मैं कीटोन लिख देता हूँ। कीटोन रिएक्ट्स विद अल्फा ब्रोमो एस्टर, दिस इज अल्फा। देखो ये अगर ये CH2 है तो इसकी अल्फा पोजीशन पे हेलोजन है, ब्रोमीन है, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर, COO और CH3। ठीक है, इसका जिंक फर्स्ट स्टेप में जिंक के साथ रिएक्शन है, सेकंड स्टेप में आपका क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन है। तो आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आंसर बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनते हैं इसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर इसका प्रोडक्ट होगा। आप ऑप्शन अगर नीचे देखेंगे तो ऑप्शन बी इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कैसे होती है, मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है, इसकी भी देख लेते हैं फटाफट। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में देखिए आपको एक कीटोन दिया है और एक अल्फा ब्रोमो एस्टर दिया है। तो जिंक की रिएक्शन पहले अल्फा, देखो स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ अटैकिंग एजेंट, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो जिंक है ये आपका अल्फा ब्रोमो एस्टर पे रिएक्ट करता है, यहाँ से Br कैप्चर कर लेगा, Br आपका जाएगा तो CH2 पे कैसा आएगा, CH2 पे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब नंबर 2 है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैकेनिज्म का नाम भी लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सेकंड मतलब आप सेकंड स्टेप में लिख सकते हो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, किस पे, सबस्ट्रेट पर। तो सबस्ट्रेट आपका क्या आता है, कीटोन, इस पर ये क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करता है, अटैक करता है, कार्बन पे जाएगा, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव, इसी पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब कार्बन पे पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो सकता है। तो आपके पास सिचुएशन क्या है भाई, ये ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में OH और ये CH3 मैंने CH3 नीचे बना दिया और CH2 COO ये सामने बना दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ठीक है ना, अब
ये पता है क्या बन गया, देखिए ये है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन और OH होता है, तो वहाँ से पानी निकल जाता है बड़े आसानी से, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन, बीटा पे OH है, अल्फा पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपका पानी निकल गया, आपका क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड CH COO CH3। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। इस तरीके से इसका ये मैकेनिज्म बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं। और जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बाकी कोई भी इसमें मैच नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है व्हाट इज द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजिंग मानूंगा। इसमें कुछ मेरे हिसाब से ऑप्शन, मैं बड़ा श्योर हूं कि मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका ये होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है। किस तरीके से देखते हैं, व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ पर्किन कंडेंसेशन। इसमें पूछा है पर्किन कंडेंसेशन का रिएजेंट बताइए, रिएजेंट ऑफ पर्किन कंडेंसेशन। तो जब तक पर्किन कंडेंसेशन याद नहीं होगी हम रिएजेंट कैसे करेंगे। तो मैं आपको सिंपल इसमें रिएक्शन लिख रहा हूं। पर्किन कंडेंसेशन किसके लिए होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है। एरोमेटिक, अगली बार ये भी पूछा जा सकता है पर्किन कंडेंसेशन सबस्ट्रेट क्या है, जैसे रिएजेंट पूछा ना तो सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद किसके साथ, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ध्यान रखिएगा यहां पर किसके साथ करते हैं, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। यहां पर एसिड एनहाइड्राइड कौन सा, एलिफेटिक, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड आप ले सकते हो, CH3 COOCOCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने ले लिया, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी आप ऐसे ले सकते हैं। ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, उसमें से 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, बचे हुए को जोड़ दीजिए, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो एलिफेटिक लेना है। और जो आपका रिएजेंट होता है वो क्या होता है, सॉरी, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एल्कली साल्ट जो जिसे बोला जाता है। तो इसमें रिएजेंट में आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन ए एलिफेटिक एसिड ऑफ एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, बेसिकली एक साथ लिखना था मुझे, एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी, ठीक है ना, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। एंड जो ये फर्स्ट ऑप्शन तो ये था, और बी ऑप्शन क्या था, बी ऑप्शन पे दे रखा है CH3 COO निगेटिव और सोडियम, ठीक है ना, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। बट मैं इन दोनों को, जो कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है यहाँ मैं बताता हूँ। कंडेंसेशन का मतलब पहले 2 छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर उस पर रिएजेंट का कुछ अटैक होगा या कुछ रिएजेंट की रिएक्शन होगी, जिसमें से कुछ छोटा मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाएगा, फिर वो अनसैचुरेशन उसमें जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली ये 2 मॉलिक्यूल तो जुड़ रहे हैं, तो मैं इनको सबस्ट्रेट मानूंगा, ठीक है। ये दोनों मेरे लिए सबस्ट्रेट होंगे। रिएजेंट क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो गया, बी। मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर है बी, ये क्योंकि दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। आपका जो भाई ये एसिड एनहाइड्राइड है ना, यहां से ये H, ये आएगा CH2, देखो ये बेस है, बेस अभी जैसे हमने पहले रिएक्शन करी थी, मैं फटाफट इसका मैकेनिज्म लिख देता हूं 2 मिनट में, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ, स्टेप 1 ए, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इस पे क्या आता है, जो ये आपका सोडियम सॉल्ट है, उल्टा बना देता हूं, ये लीजिए, ठीक है ना, ये इसके प्रोटॉन को खींच लेता है और क्या बना देता है, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देता है।
कार्बन आयन, ये CH2 बन गया। ये आपका ये क्या हो गया, ये आपका है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, फिर से वापस एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। ये देखिए इस पर ये अटैक करेगा, CH2 निगेटिव, सॉरी मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनाना, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका ये क्या हो गया है, ओवरऑल आफ्टर हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे पानी पहले ही बना देता हूँ, और ये आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से। सॉरी बीच में एक ऑक्सीजन हो रहेगा, ये लीजिए, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट हो गया है, ठीक है ना। फिर बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और आपके दो मॉलिक्यूल आपके, और यहाँ से OH और H आ गया, जब ये एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस RCOOH, एक एसिड और निकल गया, और ये पूरा एसिड, और ये आपका क्या है, एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इसके बराबर पे हाइड्रोजन है और OH है, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में एरोमेटिक रिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कंडेंसेशन का हुआ। तो इसमें जो हमारा हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं पूछा, हमसे सबस्ट्रेट नहीं पूछा, हमसे रीजेंट पूछा। तो रीजेंट आपका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो गया है B, यानी कि एल्कली साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वापस क्वेश्चन नंबर जो 8 है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन फिर से सिंपल इस तरीके से दे रखी है, लगातार ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये क्या है, एमाइड। एमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन, देखिए एरो के ऊपर लिखा हुआ फर्स्ट Br2, सेकंड दिया हुआ है एल्कली, थर्ड दिया हुआ है वाटर। तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए क्या दे रखा है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, क्या बोला जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपने पढ़ा है। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, अमीन होता है, हर कोई जानता है, यानी प्राइमरी अमीन RNS2, प्राइमरी अमीन, ये इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। अगर सॉरी इसको मैं R मान लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको R मान लेता हूँ, ठीक है, R, एक सेकंड, इसको पूरे को R, यहाँ पे अगर R, ये मैं इस तरीके से, ठीक है, RCONS2, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाता है, यहाँ से CO ग्रुप ये निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो ये 1 डिग्री, मतलब हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन विद लॉस ऑफ 1 कार्बन एटम, पूरा लिख देता हूँ, विद लॉस ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की बड़े सिंपल सी है, और इसकी जो हमें दे रखा है, हमें दिया हुआ था CH3 CH2 CONS2, तो यानी कि यहाँ से ये CO निकल जाएगा, क्या बचा, CH3 CH2 NS2, तो हमारा इसमें प्रोडक्ट क्या हो गया है, हमारा प्रोडक्ट हो गया है आपका इथाइल अमीन। इथाइल अमीन में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन A, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन A, बाकी कोई इसमें से बनता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट, व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट। भाई इसमें रिएक्शन दे रखी है, देखिए जो, क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत थी मुझे, इसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो आपके इसमें आया हुआ है, ठीक है ना, CH2 इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, CH2 NS2, ठीक है। ये आप अगर गौर से देखेंगे तो बेसिकली ये प्राइमरी अमीन है, दिस इज 1 डिग्री अमीन, NH2 के साथ CH2, मतलब एक ये प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन इन्होंने करा रखी है एसिड हैलाइड के साथ, CH3COCl।
CH3COCl, बल्कि यहाँ सॉरी इन्होंने CH3CH2 एसिड हैलाइड ही है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन के 2 कार्बन इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसके वाटर के साथ यहाँ पे। तो अगर देखिए प्राइमरी अमीन और एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एसिड क्लोराइड और आपका प्राइमरी अमीन, सबको पता है किसी भी एसिड हैलाइड की अगर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का शिफ्ट हो जाएगा, आपका ये OH, ये आपका ये बॉन्ड मैंने शिफ्ट नीचे कर दिया है, और NH2 और ये, ठीक है, NH2 पे यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या निकल जाए, सॉरी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, और ये आ गया NH, ठीक है। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया है, COH NH। अब ये प्रोडक्ट क्या आपका यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किस तरह से, और इसमें सॉरी अभी जो X है, अब जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है तो X निकल जाता है, सॉरी X निगेटिव, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो निगेटिव चार्ज नीचे शिफ्ट होता है तो हेलोजन यहाँ से निकलता है, जब हेलोजन निकलेगा तो ये H पॉजिटिव के साथ, यानी कि माइनस, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हेलोजन भूल गया था, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O और ये आपका NH, यानी कि एमाइड, ये क्या बन गया, एमाइड, वही मैं, और ये बन गया HX। यानी कि प्राइमरी अमीन और एसिड हैलाइड जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर सीधे सीधे एमाइड बनता है, ठीक है। जो प्राइमरी अमीन के साथ जुड़े हुए ग्रुप है वो एज इट इज जुड़े रहेंगे, और जो आपके यहाँ पर एसिड में से है इसमें से Cl निकल जाएगा, और ये CO वाला पार्ट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो इसके साथ एज इट इज जुड़ा रहेगा। यानी कि जो हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो अमीन वाला पार्ट है वो अमीन का एज इट इज रह जाएगा, यानी कि CH2, और इस पे क्या है, ये आपका NH, और एसिड वाले जो एसिड हैलाइड वाला था उसमें से Cl हटा दीजिए, यानी कि CO, और यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हुए थे, तो ये आपका एमाइड है। यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को ढूंढते हैं तो हमारे क्या, कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फिर से बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एनिलीन का ऑक्सीडेशन क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और इसमें आपको दी है एनिलीन। इसमें मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड HNO3, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन जब भी करते हैं तो पैराबेंजोक्विनोन बनता है, क्या बनता है, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। तो अगर ये ऑप्शन अगर हम ढूंढते हैं हमारे 4 गिवन ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन क्या आता है, बी, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट, व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट, और क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट। तो जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, CH3 और यहाँ पर ये फिर से वापस गौर करिएगा ये क्या बना है, ये फिर से वापस प्राइमरी अमीन है, ये कुछ नहीं है, प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ कराई है, ये क्लोरोफॉर्म और NOH के साथ, CH3 एंड NOH। ये भी वेल नोन रिएक्शन है, और इसमें आंसर क्या होना चाहिए, इस रिएक्शन को पहले इसको नाम पढ़ लेते हैं, नाम क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ ये कुछ भी हो, अगर हम इसको R मान लेते हैं, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली कराया जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है, +3 NaCl एंड वाटर, ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। 3H2 ही होता है, ठीक है ना, यहाँ पे 3H2 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है।
आइसोसाइनाइड। तो इसमें चारों ऑप्शंस में आप तलाश कर सकते हैं, चारों ऑप्शन में आइसोसाइनाइड केवल और केवल एक ही जगह दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है। और इसमें इसका बनाने का बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, इन्होंने बनाने का ये प्लस की फॉर्म में दे दिया है। ये CH3 लिख दिया, ये CH3 लिख दिया, ये CH3 लिख दिया और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C बना दिया। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी में आइसोसाइनाइड बन रहा है, बाकी किसी में आइसोसाइनाइड नहीं बन रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से वापस, व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट, व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट। अब इसमें जो रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, थैलामाइड दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये थैलामाइड दिया हुआ है। ठीक है, इसमें थैलामाइड की रिएक्शन की है, मतलब बेसिकली प्राइमरी, सॉरी वो क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ कराई गई है। ठीक है, ये थैलामाइड की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ HBr। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम भी अगर वेल नोन है, क्या है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, ये बहुत ही वेल नोन है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या बनता है, इसमें आपका जो एसिड बेसिकली ये निकल जाता है और आपका यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, देखिए बेसिकली सोडियम सॉल्ट बनता है यहाँ पर। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, बेसिकली डाई कार्बोक्सी इसमें ग्रुप आ जाते हैं, वो भी सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में। और साथ में क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। जो ये आपका प्राइमरी, जो बेसिकली ये यूज किसके लिए की जाती है, दिस रिएक्शन इज यूज किसके लिए, बेसिकली थैलामाइड का यहाँ पे काम नहीं है। थैलामाइड तो यहाँ पे बेसिकली रिएजेंट है, इसको जो मेनली यूज करते हैं जो आपका एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अमीन में बदलने के लिए। आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अमीन में बदलने के लिए रिएक्शन करी जाती है। अगर यहाँ पे सॉरी ये गलती से CH3 लिखा गया था, CH3 CH2 करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, CH3 CH2 NH2। तो ये आपका क्या होता है, प्राइमरी अमीन को बनाने का मेन मेथड है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इस रिएक्शन में हमारा क्या 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 इसमें बनने वाला है, तो बेसिकली ये पहले यहाँ पर NH के, अब ये इसमें प्राइमरी अमीन तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। अब हमारे लिए बड़ा धर्म संकट हो गया कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें, ना तो एसिड दिया हुआ है ना प्राइमरी अमीन दिया है, तो ऑप्शन क्या छाटेंगे। तो इसमें जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है बेसिकली वो दे रखा है। इसीलिए रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इस रिएक्शन में तो सर आप कहेंगे सर कुछ दिया ही नहीं है, बिल्कुल दिया है। अगर आप इस रिएक्शन को जरा गौर से देखेंगे, ये दिया हुआ है, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ठीक है ना, फर्दर ये यहाँ से ब्रेक करता है हाइड्रोलिसिस के बाद, यहाँ पे OH आ जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रो, बेसिकली कुछ इस तरीके से OH और यहाँ पे क्या आ जाते हैं H। ठीक है, H, एक वाटर का OH इधर, एक H ये और ये NH2 ये निकल जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ से इंटरमीडिएट दे रखा है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बच्चा क्या ढूंढ रहा है, सर इसमें ना तो एसिड दिया हुआ है ना इसमें अमीन दिया हुआ है, आंसर क्या होगा। तो आंसर बड़ा सही है, इसमें इंटरमीडिएट इसमें दिया हुआ है, जो इंटरमीडिएट स्टेप इसमें जनरेट होता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन जो आगे बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।